नमस्कार साथियों, मेरा नाम है आर के सिंह। संस्कृति आईएएस यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। आज एक बड़े ही महत्वपूर्ण मुद्दे की चर्चा करने वाले हैं। ये मुद्दा जुड़ता है पीओके से, पाक अधिकृत कश्मीर क्षेत्र से। और इसमें अब एक तरह से देखें तो वहाँ पर पाकिस्तान कह सकते हैं कि वहाँ पर बवाल मचा हुआ है और एक बड़ा जो वर्ग है वो अपनी कई सारी मांगों को सरकार के सामने रख चुका है। यहाँ तक कि एक बड़ा वर्ग भारत से भी जुड़ना चाहता है। तो अब इसी परिप्रेक्ष्य में देखें तो पाकिस्तान के जो शीर्ष प्रमुख नेतृत्व है वो बार बार अब इस बात को दोहरा रहा है कि पीओके हमारा है और हम जल्दी ही यहाँ की स्थिति को सामान्य कर लेंगे। तो इस कारण से देखें तो वहाँ पर एक तरह से जंग का मैदान बना हुआ है पीओके, जिसके संदर्भ में शहबाज शरीफ कह रहे हैं कश्मीर हमारा है। और पीओके में जो प्रदर्शनकारी हैं वो पूरी तरह से एक तरह से सेना से भिड़ने की तैयारी में है। फायरिंग हुई है, कई लोग मारे गए हैं और नागरिक जो विद्रोह है वो वहाँ पर पूरी तरह से देखने को मिल रहा है। और इसी बीच में आगा एक बड़े महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं, पर्सनालिटी हैं, एनालिस्ट हैं, उनका ये कहना है कि बड़ा एक वर्ग जो है वो अब भारत से जुड़ना चाहता है। और ये जो सेंटेंस है, ये जो वाक्य है, अब पीओके को एक बार फिर से चर्चा में ला दिया है। और कुछ समय पहले देश के जो रक्षा मंत्री हैं राजनाथ सिंह, उन्होंने भी कहा था कि जो पीओके हमारा क्षेत्र रहा है, हमेशा ये हमारा रहेगा और हम इसे युद्ध से नहीं लेंगे बल्कि हम इसे ऐसे ही ले लेंगे। अब इसके निहितार्थ निकाले जा रहे हैं कि आखिर स्थिति क्या होने वाली है, क्योंकि पाकिस्तान के कब्जे वाला जो कश्मीर है, जिसे हम पाक ऑक्युपाइड कश्मीर कहते हैं, इस पूरे पीओके में प्रदर्शनकारी और पाकिस्तानी जो सुरक्षा बल हैं उनके बीच में पूरा इस समय तनाव देखने को मिल रहा है। गोलीबारी हुई है, फायरिंग हुई है, 12 से अधिक जो लोग हैं वो मारे गए हैं। और ये क्षेत्र हाल के वर्षों में देखें तो सबसे अनरेस्ट वाले क्षेत्रों में गिना जाता है। जो प्रदर्शन है यहाँ पर, जो मुजफ्फराबाद के अलावा देखेंगे तो रावलकोट, नीलम घाटी या जो कोटली है उस क्षेत्रों में फैल चुका है। तो अब बड़े स्तर की हिंसा यहाँ पर देखने को मिल रही है। और ये भी कहा जा रहा है कि पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में जो शुरू हुआ ये आंदोलन है, ये नागरिक विद्रोह है और ये जल्द थमने वाला नहीं है। रक्षा और अंतर्राष्ट्रीय मामलों के जो विशेषज्ञ हैं वो ये मानते हैं कि आर्थिक रूप से पिछड़ा ये जो क्षेत्र है या फिर शिक्षा के रूप से पिछड़ा हुआ है, रोजगार के दृष्टिकोण से ये पिछड़ा हुआ है। तो इस तरह के जो विभिन्न यहाँ पर समस्याएं हैं उनको लेकर जो नागरिक हैं अब वो पूरी तरह से विद्रोह करने पर उतर आए हैं। और अंतर्राष्ट्रीय मामलों के जानकार कमर आगा हैं, उन्होंने तो ये भी कहा है कि अब ये जो क्षेत्र है ये अब गंभीर राजनीतिक नागरिक संकट की ओर बढ़ रहा है। बुनियादी जो चीज़ें हैं वो आगे बढ़कर अब इस आंदोलन में एक संरचनात्मक जो सुधार है उसकी मांग तक पहुंच चुका है। और इस कारण से यहाँ पर उन्होंने ये भी कहा कि आंदोलन आसानी से नहीं रुकने वाला है। नागरिक विद्रोह के तौर पे ये लंबे समय तक चलने वाला है। ये अलग बात है कि सेना इसे दबाने की कोशिश कर रही है। आगा ने ये भी कहा कि इलाका बहुत ज़्यादा पिछड़ा हुआ है और ढंग से ना स्कूल हैं, ना यहाँ की आर्थिक स्थिति है, ना बिजली है, ना देखें तो एक तरह से यहाँ बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर है। और स्थानीय लोगों में आक्रोश है, असंतोष है। लोग लंबे समय से आधारभूत सुविधाओं की मांग कर रहे हैं लेकिन उनकी बातें सुनी नहीं जा रही है। और इस कारण से देखें तो अब यहाँ की स्थिति काफ़ी खराब होने वाली है। तो आज इसी मुद्दे से जुड़े हुए जितने भी अहम पहलू हैं उन पर हम डिटेल से बात करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। न्यूज़ तो हम पहले ही देख चुके हैं और इससे जुड़ी हुई बातें भी हमने बता दी। अब कुछ और जो महत्वपूर्ण बिंदु हैं उन पर हम बात करेंगे, लेकिन चर्चा में आगे बढ़ने से पहले आप सभी के लिए एक महत्वपूर्ण सूचना है। गांधी जयंती के अवसर पे संस्कृति आईएएस के द्वारा जो भी ऑप्शनल कोर्स संचालित किए जाते हैं उन पर बड़ा ही महत्वपूर्ण ऑफर दिया जा रहा है। ये ऑफर मोर देन 60% है और ये ज्योग्राफी और हिस्ट्री ऑप्शनल पर छूट आपको प्राप्त हो रहा है। इसके लिए जो टाइम लिमिट है वो 2 से लेकर 6 अक्टूबर 2025 है। लास्ट डेडलाइन 6 अक्टूबर 2025 है। इसके अलावा भी अगर कोई जानकारी चाहते हैं तो उसके लिए नीचे दिए गए जो नंबर है 9555-124-124 पे कॉल करके जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, या संस्कृति आईएएस की जो वेबसाइट है यहाँ विजिट करके भी संबंधित जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। अब बात करते हैं न्यूज़ की। कब्जे वाला जो पाकिस्तान के कब्जे वाला जो कश्मीर है, जिसे पीओके बोलते हैं, पाक अधिकृत कश्मीर बोलते हैं, अब यहाँ पर हिंसा झड़पें जारी हैं। काफ़ी लोग देखें तो यहाँ मारे भी गए हैं और एक तरह से पूरा यहाँ पर जो व्यवस्था है वो एकदम से अव्यवस्था के स्तर पे आ चुका है।
यहाँ पर फायरिंग जो हुई उसमें मौतें हुई हैं और पाकिस्तान सरकार के द्वारा लगभग 38 प्रमुख मांगों को एक तरह से उनके सामने रखा गया, उस पर विचार भी हो रहा है और अब धीरे धीरे शहबाज शरीफ झुकने भी लगी है। अगर बात करेंगे तो यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें देखने को मिली है। जो नागरिक हैं, जो पुलिसकर्मी हैं, इनके बीच में पूरा तनाव देखने को मिल रहा है। सरकार ने हज़ारों सैनिकों को यहाँ तैनात किया है। इसी कारण से कहा जा रहा है कि सेना जो है वो नागरिकों के अधिकारों के तहत देखें तो यहाँ पर एक तरह से दबाने का प्रयास किया जा रहा है नागरिकों को, और इसको लेकर आप देखेंगे तो बड़ा ही अब स्थिति खराब होने वाली है, क्योंकि पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच में जंग की स्थिति देखने को मिल रही है। मांगों को लेकर जो भी नागरिक हैं वो हड़ताल का आह्वान भी कर चुके हैं और इस कारण से देखें तो यहाँ पर पूरी जो व्यवस्था है वो चरमरा गई है। पाकिस्तानी सेना पर हिंसा दबाने का भी आरोप लगाया जा रहा है और ये बहुत हद तक सही भी बात है, क्योंकि आरोप लग रहा है कि आम लोगों की जो आवाज़ है वो यहाँ पर दबाई जा रही है, मीडिया को चुप कराया जा रहा है। पाकिस्तानी सेना की मौजूदगी पर भी सवाल उठाया जा रहा है। उन लोगों को मार रही है यहाँ पर सेना जिनका वे प्रतिनिधित्व करने का दावा करते हैं। तो इस तरह की जो बातें हैं वो यहाँ पर देखने को मिल रही है। आर्थिक संकट में सबसे जो प्रभावित क्षेत्र है वो यही है, पीओके वाला क्षेत्र है। दरअसल पाकिस्तान में जारी जो आर्थिक संकट है उस संकट का सबसे जो बुरा प्रभाव है वो इसी क्षेत्र में देखने को मिल रहा है। खाद्य सामग्री, ईंधन, बिजली, मूलभूत जो आधारभूत सुविधाएं हो सकती हैं वो यहाँ पर पूरी तरह से नदारद हैं। कीमतें बेतहाशा बढ़ गई हैं, जिससे आम लोगों का जो जीवन है वो इस क्षेत्र में मुश्किल हो चुका है। पाकिस्तान में देखेंगे तो एक तरह से पीओके को लेकर दोयम दर्जा अपनाया जाता है वहाँ की सरकार के द्वारा। यहाँ बिजली का उत्पादन बड़े पैमाने पर होता है, मगर स्थानीय लोगों को इसके इस्तेमाल के लिए ऊंची कीमत देनी पड़ती है और एक ऐसा मुद्दा है जिससे जनता के गुस्से को भड़काया है। जनता की बात करें तो जनता में जो भावना है कि पाकिस्तानी सरकार इस क्षेत्र के संसाधनों का शोषण करती है और इससे वहाँ के लोगों का जो स्थानीय लोग हैं उन्हें उनके अधिकारों से वंचित करती है। अब बात आती है कि आगे किस दिशा में जाएगा विद्रोह, ये बड़ा सवाल यहाँ पर देखने को मिल रहा है। तो जो महत्वपूर्ण विषयों के जानकार हैं कमर आगा, उनका ये कहना है कि ये जो पूरा पीओके वाला जो क्षेत्र है इसका एक बड़ा जो वर्ग है वो क्या चाहता है, वो भारत से अब जुड़ना चाहता है, क्योंकि उसे अब पाकिस्तान रास नहीं आ रहा है। वहीं भू राजनीतिक मामलों के विशेषज्ञ कैप्टन आलोक बंसल हैं, उन्होंने ये कहा कि मुजफ्फराबाद में आम लोग पाकिस्तानी सेना की जो प्रशासनिक मामलों में जो दखलंदाजी है उसके खिलाफ अब आवाज़ उठाने लगे हैं, लेकिन अभी ये अपने दम पर पाकिस्तान के अधिपत्य से खुद को छुड़ा पाने में सक्षम नहीं है। और अब देखें तो यहाँ पर जो स्थिति देखने को मिल रही है कि बवाल के बाद घुटने पर आ चुकी है शरीफ सरकार। बातचीत के लिए भेजा है 8 सदस्यीय दल और 10 लोगों की से अधिक यहाँ पर 12, अभी तक जो आ रहा है आंकड़ा उसमें 12 लोगों की मृत्यु हो चुकी है। तो सबसे खास बात है कि आखिर लोगों की जो डिमांड है, लोगों की जो मांग है, वो मांग है क्या? तो पहली बात उस पर हम चर्चा करते हैं। तो देखिए यहाँ पर इस पूरे क्षेत्र में लोगों की प्रमुख मांगों में 12 रिफ्यूजी जो सीटें हैं उनको ख़त्म करना है। वीआईपी और एलिट वर्ग को मिलने वाली जो विशेष सुविधाएं हैं वो बंद करने की बात कही जा रही है। जून 2019 में हाई कोर्ट के फैसले को लागू करना और हेल्थ कार्ड योजना लागू करना शामिल है। इसके अलावा आंदोलनकारी जो है उनकी जो मांग है वो मुजफ्फराबाद, धीरकोट और अन्य जो इलाके हैं वहाँ मारे गए जो निर्दोष प्रदर्शनकारी हैं उनकी हत्या के दोषियों को गिरफ्तार कर सज़ा दी जाए। इस तरह की जो मांगे हैं वो यहाँ पर अब देखने को मिल रही है। थोड़ा सा यहाँ के हालिया जो विरोध प्रदर्शन है उस पर थोड़ा सा हम अगर चर्चा डालें, इसके थोड़ा सा बैकग्राउंड में हम जाएं तो बड़ा ही महत्वपूर्ण ये पूरा क्षेत्र माना जाता है, क्योंकि पीओके का ये पूरा जो क्षेत्र है ये वो हिस्सा है जिस पर देखेंगे तो 1947 वाला जो समय था पाकिस्तान ने भारत के इस क्षेत्र पर कब्जा कर लिया और इसमें मुजफ्फराबाद में पीओके का मुख्यालय है। गिलगिट जो बाल्टिस्तान वाला ये पूरा जो क्षेत्र है इसकी अगर हम बात करें ये सारे क्षेत्र इसी में आते हैं। और भारत की जो संसद है वो 1994 और संविधान के अनुसार पूरा जम्मू कश्मीर, लद्दाख, गिलगिट बाल्टिस्तान और पीओके को भारत का अभिन्न अंग मानती है। हालांकि पीओके जो है ये जॉइंट जो अवामी एक्शन कमेटी है उसके नेतृत्व में बड़े पैमाने पर यहाँ पर प्रदर्शन इस समय देखने को मिल रहे हैं। अब अगर थोड़ा सा हम बात करें कि यहाँ पर जो विरोध हो रहा है
विरोध के तत्कालिक जो कारण है वो क्या है, तो इसके पीछे कई सारे कारण हैं, जैसे सामाजिक आर्थिक असमानता, पहले हमने बताया क्या महंगाई है, बेरोजगारी है, बिजली पानी की सुविधाएं नहीं है, मुफ्त जो शिक्षा है वो नहीं है, स्वास्थ्य सुविधाओं का अभाव है। और जबकि यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ बिजली पर्याप्त बनाई जाती है, लेकिन यहाँ पर जो बिजली दी जाती है उसकी प्राइस क्या रखी जाती है, काफ़ी अधिक रखी जाती है। यानी यहाँ से बिजली बनाकर दूसरे क्षेत्रों में पाकिस्तान भेजता है। इसका मतलब वही हुआ कि पीओके वाले जो क्षेत्र हैं वहाँ के लोगों के साथ पाकिस्तानी सरकार दोयम दर्जे का व्यवहार करती है। यही नहीं, राजनीतिक प्रतिनिधित्व पर सवाल उठाए जा रहे हैं। 12 विधानसभा सीटें शरणार्थियों के लिए आरक्षित हैं, स्थानीय लोगों में असंतोष है, कोटा सिस्टम और अभिजात्य वर्ग के विशेषाधिकारों का यहाँ पर विरोध हो रहा है, एलीट क्लास के लोगों का विरोध हो रहा है। शासन का सैनिकरण यहाँ पर देखने को मिला, पाकिस्तानी सेना और आईएसआई का ज़बरदस्त इस क्षेत्र में दखल है, और मीडिया और इंटरनेट पर पूरी तरह से एक तरह से कंट्रोल है। नागरिक जो स्वतंत्रता हो सकती है उसका पूरी तरह से अभाव है, और मानव अधिकारों का उल्लंघन यहाँ पर खुलकर होता है। जैसा कि अभी आप देख सकते हैं कि लोगों ने शांतिपूर्ण अपनी मांगें रखनी शुरू की और तुरंत सेना बुला ली गई, उन्हें दबाने का प्रयास किया गया और इसी में गोलीबारी हो गई और 12 से अधिक लोग जो हैं वो मारे जा चुके हैं, 200 से अधिक लोग घायल हो चुके हैं। अब यहाँ पर अगर एक दो चीज़ें हम बात करें कि रीजन बिहाइंड जो प्रोटेस्ट है उसमें सबसे महत्वपूर्ण जो कारण है वो यही है, असमान जो विकास की बात की जा रही है। जैसे चाइना पाकिस्तान जो इकोनॉमिक कॉरिडोर है, इसमें स्थानीय लोगों की जो भागीदारी है वो क्या कर दी गई है, वो भागीदारी बहुत ही कम है। और इस कारण से क्या है कि ये यहाँ के लोगों का, स्थानीय लोगों का कहना है कि जब हमारे क्षेत्र में कोई प्रोजेक्ट चल रहा है तो उसमें हमारे लोगों की भागीदारी होनी चाहिए, जिससे उनको आय प्राप्त हो, रोजगार प्राप्त हो। लेकिन इसमें क्या है कि उनको सहभागिता नहीं मिल रही है। यही नहीं, इस क्षेत्र के जो रिसोर्स हैं उनका क्या हो रहा है, उनका दोहन हो रहा है। जल संसाधन और खनिजों का दोहन यहाँ पाकिस्तान करता है, जबकि लाभ स्थानीय जनता को नहीं मिलता है, बाहर भेज दिया जाता है। तो एक कारण ये है। दूसरी बात है कि लोकतांत्रिक जो संस्थान है वो केवल यहाँ पर नाम मात्र के लिए है, और असल जो सत्ता है यहाँ पर जो पाकिस्तानी जो आर्मी है, या फिर कह सकते हैं कि उसके साथ क्या है कि आईएसआई इस पूरे क्षेत्र को कंट्रोल करती है। यहाँ के लोगों का अपने खुद का आइडेंटिटी क्राइसिस महसूस होता है। स्थानीय जो लोग हैं वो महसूस करते हैं कि उनका कश्मीरी जो पहचान है वो उनसे छीन लिया गया पाकिस्तानी सरकार के द्वारा। अब इस पूरे मुद्दे में देखेंगे कि भारत के लिए क्या निहितार्थ है। तो भारत के लिए एक राजनीतिक अवसर हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर ये जो पीओके है, पाकिस्तान जो ऑक्युपाइड कश्मीर है, पाक अधिकृत जो कश्मीर है, भारत पहले से कहता रहा है कि ये हमारा क्षेत्र है और इसे नक्शे में अपने दिखाया भी जाता है। तो अब क्या है कि यहाँ पर जो एक अनरेस्ट देखने को मिल रहा है, जो अशांति है वो देखने को मिल रही है। तो पाकिस्तान वहाँ इस समय क्या है कि स्थिर शासन देने में पूरी तरह से विफल है। भारत अंतर्राष्ट्रीय जो मंच है वहाँ पर क्या कर सकता है कि पीओके की जो स्थिति है, इस स्थिति को क्या कर सकता है कि अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर इसे उजागर कर सकता है, और इससे क्या होगा कि भारत की जो पकड़ है वो इस क्षेत्र पर बढ़ सकती है। सुरक्षा चिंताएं भी भारत के संदर्भ में है, क्योंकि पाकिस्तान विरोध को दबाने के लिए क्या करता है, यहाँ पर सेना, यहाँ पर आर्मी तैनात करता है, और सीमा पर तनाव भी क्या होता है। इससे बॉर्डर पर अगर आप देखेंगे तो एक तरह से क्या हो जाता है कि टेंशन भी देखने को मिलता है। आतंकवादी जो संगठन है उनका ध्यान भटकाने और भारत की ओर मोड़ने की एक तरह से कोशिश भी की जा सकती है पाकिस्तान के द्वारा। तो ये सारे मुद्दे यहाँ पर भारत के संदर्भ में है। इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो एक और चीज़ हो सकती है जो सीपेक है, चाइना पाकिस्तान जो इकोनॉमिक जो कॉरिडोर है। अस्थिरता से चीन चिंतित होगा, क्योंकि उसकी ये जो सीपेक परियोजना है इसमें भारी निवेश चीन ने किया है। भारत इसे कूटनीतिक रूप से क्या कर सकता है कि चीन को समझाने का मौका बना सकता है कि जो पीओके जो क्षेत्र है ये पहले से क्या है, एक डिस्प्यूटेड क्षेत्र है। और यही नहीं, आंतरिक राजनीति में भी क्या किया जा सकता है, नैरेटिव बनाया जा सकता है। भारत के दावे को मजबूत करता है। जम्मू कश्मीर भारत का भिन्न हिस्सा है, और पाकिस्तान ऑक्युपाइड जो कश्मीर है इस पर भी पाकिस्तान का कब्जा जो है वो अवैध है। इस नैरेटिव को भारत दुनिया के सामने रख सकता है। अगर थोड़ा सा अंतर्राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में हम देखें कि आखिर भारत के लिए इसका क्या महत्व है, तो देखिए
अगर अंतर्राष्ट्रीय सिनेरियो में देखें, परिप्रेक्ष्य में अगर हम देखते हैं तो ये काफ़ी अहम मुद्दा हो सकता है, क्योंकि जो चीन है ये सीपेक के जरिए भारी यहाँ पर निवेश कर रहा है, स्थिरता की चिंता है। पश्चिमी जो देश हैं वो पाकिस्तान की आंतरिक जो स्थिति है उस पर पहले से चिंतित है, लेकिन रणनीतिक कारणों से वो चुप हैं। यही नहीं, इस्लामिक जो सहयोग संगठन है समानता देखेंगे पाकिस्तान का समर्थन करता है, लेकिन जो पीओके जो मुद्दा है उस पर कोई भी खुलकर ओआईसी मेंबर नहीं बोलता है। भारत इस स्थिति का उपयोग करते हुए अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर पाकिस्तान की नीतियों या उसकी जो पॉलिसी है उसकी पोल खोल सकता है। तो इस कारण से क्या है कि भारत के लिए अहम हो जाता है। यही नहीं, संवैधानिक और ऐतिहासिक दृष्टिकोण से देखें, क्योंकि 1947 में महाराजा जो हरि सिंह हैं और भारत में जो विलय समझौता हुआ है वो एक महत्वपूर्ण पक्ष है। 1948-49 में पाकिस्तान के द्वारा कबायली हमलावरों की मदद से क्या है कि इस पूरे क्षेत्र पर कब्जा किया गया। 94 में संसद जो प्रस्ताव है, पूरा जम्मू कश्मीर भारत का हिस्सा है। और फिर क्या है कि 2019 में जो आर्टिकल 370 है वो हटने के बाद भारत ने औपचारिक रूप से जम्मू कश्मीर लद्दाख को केंद्र शासित प्रदेश बना दिया है। तो इस कारण से देखें तो ये जो पूरा विषय है ये अहम हो जाता है भारत के लिए। यहाँ से बहुत सारे जो प्रश्न है वो आपके पूछे जा सकते हैं, जैसे पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर से जो इसका भू राजनीतिक महत्व है, जनसांख्यिकी है, भारत पाक रिलेशन में इसका क्या रोल है, अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर इसे कैसे उठाया जा सकता है, या सिक्योरिटी के संदर्भ में देखें तो सीमा पार आतंकवाद, सुरक्षा चुनौतियाँ जैसे जो प्रश्न है वो भी आपसे पूछे जा सकते हैं। तो ये अहम हो जाता है इंटरव्यू में या फिर आपके एसे में भी यहाँ से प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो ओवरऑल यही कहा जा सकता है कि पीओके क्षेत्र में हो रहे जो विरोध है ये पाकिस्तान के शासन मॉडल और सेना की जो दमनकारी भूमिका है उस पर गंभीर सवाल उठाते हैं। ये भारत के लिए एक राजनीतिक अवसर हो सकता है कि वो वैश्विक स्तर पे ये दिखा सके कि वहाँ की जनता खुद पाकिस्तान के दमन से त्रस्त है और लंबी अवधि में जो पीओके है उसकी अस्थिरता पाकिस्तान की राजनीतिक और आर्थिक कमजोरी को और उजागर करेगी, और इसमें भारत से वहाँ के एक बड़ा जो वर्ग है वो जुड़ना चाहता है। इस चीज़ को भी दर्शाया जा सकता है। तो ये पूरा मुद्दा है। इसके अलावा अगर आप देखना चाहें तो थोड़ा सा पीओके के बारे में जो बेसिक जानकारी है वो आप ले सकते हैं। पाकिस्तान सरकार ने की बात करें तो पाकिस्तान के अतिरिक्त जो अटॉर्नी जनरल हैं उन्होंने भी कहीं ना कहीं पीओके को क्या माना है, एक विदेशी क्षेत्र के तौर पे इसे स्वीकार किया है। पाकिस्तान अधिकृत जो कश्मीर है ये कई क्षेत्रों से मिलकर बनता है, इसमें कई सारे रीजन होते हैं। तथाकथित इधर देखेंगे जो आज़ाद कश्मीर है वो भी इसी में शामिल होता है। गिलगिट बाल्टिस्तान वाला जो क्षेत्र है या साक्सागाम जो वैली वाला क्षेत्र है वो भी एक तरह से इसी में शामिल है। और जो गिफ्ट किया गया है चाइना को जो क्षेत्र वो भी क्या है इसी में शामिल होता है। तो ये सारे क्षेत्र मिलकर क्या बनते हैं, पीओके जो क्षेत्र है वो बनते हैं। 1947 में पाकिस्तान ने अवैध रूप से इस पर कब्जा किया और इसमें जातीय और भाषाई रूप से दो अलग अलग क्षेत्र शामिल होते हैं, जैसे मीरपुर मुजफ्फराबाद वाला जो क्षेत्र है और गिलगिट बाल्टिस्तान वाला जो क्षेत्र है। पीओके में देखें तो जम्मू कश्मीर और लद्दाख केंद्र शासित प्रदेशों का एक हिस्सा है और इसीलिए भारत का अभिन्न हिस्सा माना जाता है। ये भारत पाकिस्तान के क्षेत्रीय एक विवाद के रूप में इस समय मौजूद है। तो इसके बारे में बेसिक जो जानकारी है वो भी देख सकते हैं, पूरा घटनाक्रम देख सकते हैं कि कैसे पूरा घटनाक्रम हुआ था। ये अक्टूबर 1947 से शुरू हुआ, फिर 48, फिर 49, फिर 63, फिर 94 और 2019 में इसको लेकर क्या सरकार की नीति थी। तो ये सारी बातें यहाँ पर देख सकते हैं। इसके अलावा पूरा जो रीजन है उसे भी आप देख सकते हैं कि लाइन ऑफ कंट्रोल कहाँ पर है, आज़ाद कश्मीर कहाँ है, गिलगिट बाल्टिस्तान कहाँ पर है, और वो क्षेत्र जो पाकिस्तान ने चीन को उपहार स्वरूप दे दिया वो यहाँ पर हम देख सकते हैं। इसके अलावा भारत पाकिस्तान का जो क्षेत्रीय सीमांकन है, वर्तमान अगर स्थिति की बात करें तो अंतर्राष्ट्रीय जो सीमा है ये सीमा गुजरात से जम्मू के अखनूर में चिनाब की उत्तरी सीमा तक देखेंगे तो लगभग 2400 किलोमीटर में फैली हुई है। नियंत्रण रेखा की बात कर सकते हैं, जो लाइन ऑफ कंट्रोल है एक युद्ध विराम रेखा मानी जाती है। जम्मू के कुछ हिस्सों जैसे लेह या फिर उसके कुछ हिस्सों तक ये फैली हुई है, जो भारत और पाकिस्तान के बीच में 1948 और 1971 युद्धों के बाद देखें तो अस्तित्व में आई। शिमला समझौता में इसके बारे में बताया भी गया था। वास्तविक जो भू स्थिति यहाँ की है, जो रेखा है उसकी अगर बात करें तो ये सियाचिन जो क्षेत्र है, भारतीय पाकिस्तानी जो सैनिक है उनकी वर्तमान स्थिति को यहाँ पर विभाजित करती है। और इस कारण से देखें तो यहाँ पर एनजे जो 9842 है ये इस मैप में नहीं दिख रहा है,
ये आपके लिए जानना चाहिए क्योंकि इंदिरा काल तक ये पूरा फैला हुआ है। इसके अलावा देखेंगे तो सर क्रीक जो क्षेत्र है अंतर्राष्ट्रीय सीमा और भारत पाकिस्तान के बीच में अंतर्राष्ट्रीय एक समुद्री सीमा के स्तर पर देखें तो विवाद का विषय बना हुआ है। तो इस तरह से कई सारे मुद्दे हैं जो क्या है कि इस समय देखेंगे तो भारत पाकिस्तान के बीच में विवादित क्षेत्र के तौर पे क्या है वो मौजूद है। पीओके को जो वापस लेने की बात की जा रही है भारत के संदर्भ में, इसके क्या संभावित निहितार्थ हो सकते हैं, ये सबसे महत्वपूर्ण बात है। तो ये अलग अलग स्तर पे हो सकता है, जैसे कि हमने बताया कि इकोनॉमिक के स्तर पे ये हमारे लिए अहम हो सकता है क्योंकि युद्ध की लागत हमेशा बहुत ज़्यादा होती है। नए हथियार और तकनीक के साथ युद्ध लगातार महंगे होते जा रहे हैं और अब आधुनिक ज़माने में बड़ा खर्च होता है और इस कारण से जैसे अभी देख सकते हैं कि दुनिया में यूक्रेन और रसिया के बीच में जो वार हो रहा है वो कितना महंगा साबित हो रहा है। पूरी तरह से देखें तो यूक्रेन बर्बाद हो चुका है, रसिया की एक बड़ी जो आय है वो उसमें एक तरह से फूक चुकी है। तो ये एक बड़ा मुद्दा है कि अगर भारत किसी वार में पड़ता है तो एक आर्थिक जो दबाव है वो उसके ऊपर देखने को मिल सकता है। राजनीतिक भी स्थिति देख सकते हैं क्योंकि भारत की आंतरिक राजनीति ऐसे मुद्दों के प्रति क्या है संवेदनशील है। तो इस तरह के जो बात है वो आपको देखने को मिल सकती है। अंतर्राष्ट्रीय जो राजनीति है उसमें भी ये अहम होता है क्योंकि हाल के दिनों में देखें तो जो सैन्य कार्रवाई है उस कार्रवाई से कई सारे जो क्षेत्र हैं उनके ऊपर प्रभाव देखने को मिल सकता है। तो ये कुछ मुद्दे हैं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे जो इस क्षेत्र से जुड़ते हैं। आतंकवाद भी पीओके के संदर्भ में महत्वपूर्ण भारत के लिए हो जाता है कि क्या पाकिस्तान जो प्रायोजित आतंकवाद है अगर पीओके को भारत ले लेता है तो क्या ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि भारत में खासकर कश्मीर घाटी से पाकिस्तान जो प्रायोजित आतंकवाद है उसमें ये कहा जाता है कि भारी कमी आएगी। ऐसा इसलिए क्योंकि ज़्यादातर जो आतंकी लॉन्चपैड है और जो घुसपैठ है उसके लिए पीओके वाला जो क्षेत्र है इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। लेकिन हम ये नहीं कह सकते कि आतंकवाद पूरी तरह खत्म हो जाएगा क्योंकि पाकिस्तान अपनी लंबे समय से चली आ रही जो छद्म युद्ध नीति है वो छोड़ने वाला नहीं है। इसके बजाय अगर देखेंगे तो पूरा जो भारतीय सेना है भारतीय सेना के खिलाफ इसे और बढ़ाएगा। लेकिन अब युद्ध का जो मैदान है वो कश्मीर घाटी से पीओके में शिफ्ट हो सकता है, ये बात कही जा रही है। तो क्षेत्रीय भू राजनीति के दृष्टिकोण से देखेंगे तो ये क्षेत्र अहम हो जाता है भारत के लिए क्योंकि क्षेत्रीय भू राजनीति सबसे ज़्यादा प्रभावित होगी पीओके के फिर से भारत में मिला लेने से। संभावना ये भी है अफ़गानिस्तान के संदर्भ में जो गिलगिट तक सीधा जो भूमार्ग है वो अफ़गानिस्तान के वखान गलियारे से जुड़ जाएगा, सीधे भू संपर्क हो जाएगा अफ़गानिस्तान वाले क्षेत्र से। ईरान पर निर्भरता हमारी कम हो जाएगी और आने वाले समय में जो अस्थिरता है वो और स्टेबल में बदल सकती है। बल्कि यही नहीं, पाकिस्तान को चीन से अलग करने का भी एक रणनीति चला जा सकता है भारत के द्वारा। सीपीसी का अंत हो सकता है क्योंकि जो सीपेक परियोजना है वो इसी क्षेत्र से गुजर रही है। तो पीओके को वापस लेने के बाद पाकिस्तान के साथ जो संबंध है उसकी अगर हम बात करें तो वो भारत के लिए एक तरह से अहम ये पूरा क्षेत्र है। चीन के साथ संबंध बेहतर हो सकते हैं, जम्मू कश्मीर को और स्थिर किया जा सकता है। ओवरऑल इस पूरे डिबेट में यही कहा जा सकता है कि भारत के द्वारा जो पीओके वाला जो पाक अधिकृत जो कश्मीर है इसको वापस लेने के कई सारे जो प्रभाव हैं वो भारत के संदर्भ में सकारात्मक रूप से देखने को मिल सकते हैं। तो ये जो विषय है ये अहम हो जाता है जिसके बारे में हमने बात की और इसके अलावा भी बहुत सारे विषय हैं जिन पर हम बात कर सकते हैं और इस पे कई सारे आपके जो प्रश्न हैं वो भी बन सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं जैसे भारत के शहरी विकास मिशन के संदर्भ में जो प्रश्न है वो आपसे पूछा जा सकता है और पीओके पर आधारित रीजनल बेस पे अगर देखें तो प्रश्न पूछे जा सकते हैं। पेपर फर्स्ट में लोकेशन बेस्ड प्रश्न पूछे जा सकते हैं, आईआर से जुड़े हुए प्रश्न पूछे जा सकते हैं। पेपर थर्ड जो इंटरनल सिक्योरिटी और नेशनल सिक्योरिटी है उससे जुड़े हुए भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं। अब देखी जाने वाली बात है कि आने वाले समय में भारत सरकार की तरफ से कौन सी नीति अपनाई जाती है और पाकिस्तान कैसे इस पूरे क्षेत्र को अब व्यवस्थित करता है, अब ये तो समय बताएगा। लेकिन आज जो पूरा घटनाक्रम है और उससे जुड़े हुई जो भी महत्वपूर्ण बातें हैं उन पर हमने चर्चा की। तो आज के एपिसोड में इतना ही। आप सभी हमारे साथ बने रहें, इसके लिए धन्यवाद।